नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। भूगोल के पार्ट 22 में हम विश्व में जनसंख्या के घनत्व के उत्तरण की चर्चा करेंगे। इससे पहले पार्ट 21 में हमने जनघनत्व के बारे में जाना था कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, कितने प्रकार का वो होता है। उदाहरण दे के भी हमने समझाया था जनसंख्या घनत्व के प्रकार, जिसमें हमने गणितीय घनत्व पढ़ा था। फिर हमने आर्थिक घनत्व पढ़ा, फिर कार्य घनत्व पढ़ा, फिर कृषि घनत्व पढ़ा, फिर हमने पोषण घनत्व को पढ़ा। ऐसे हमने जनघनत्व के बारे में अध्ययन कर लिया था, समझ में आ गया था बिल्कुल जनघनत्व किसे कहते हैं। आज हम पार्ट 22 में विश्व में जनसंख्या घनत्व के उत्तरण की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संपूर्ण विश्व का जनघनत्व कितना है। तो संपूर्ण विश्व का जनघनत्व की हम चर्चा करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार 2015 में विश्व का जनघनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो विश्व का जो जनघनत्व है कितना है, 47, अर्थात कह सकते हैं कि प्रति किलोमीटर पर पूरे विश्व में 47 लोग रहते हैं। तो हमने जब जनघनत्व के अर्थ को समझा था तब यही आया था कि प्रति इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनघनत्व, जिसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से नापा जाता है। तो उसके अनुसार पूरे विश्व का जनघनत्व 47 है और ये रिपोर्ट 2015 के अनुसार है। और ये किसने जारी करी थी? विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार। अब तो ये जब हमें विश्व का जनघनत्व पता पड़ गया तो अब हम विश्व के जनघनत्व के वितरण का अध्ययन करते हैं। तो विश्व का कितना है? 47, ध्यान रखें। अब हम चर्चा करते हैं कि महाद्वीपों का जनघनत्व वितरण क्या है। तो महाद्वीप के हिसाब से पढ़ें तो हमने पढ़ा था कि एशिया विश्व में सबसे सघन बसा हुआ अर्थात सर्वाधिक आबादी वाला महाद्वीप है। तो एशिया से शुरुआत करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जहाँ स्वाभाविक बात है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ का जनघनत्व भी ज़्यादा रहेगा। तो एशिया का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर 116 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे यूरोप आता है, वहाँ 32 लोग प्रति किलोमीटर पे रहते हैं। फिर अफ्रीका आता है, वहाँ 27 रहता है। फिर उत्तरी अमेरिका में 16 और दक्षिणी अमेरिका में 20। और फिर सबसे कम अगर हम चर्चा करें, सबसे कम ओशनिया, यानी ओशनिया का तात्पर्य है ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास जो द्वीप है जैसे न्यूजीलैंड वगैरह, इनको मिला के ओशियानिया कहते हैं। तो इसमें प्रति किलोमीटर पे 3 ही व्यक्ति निवास करते हैं। तो इसका जो जनघनत्व है वह कितना है? 3 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो ये अभी हमने विश्व के महाद्वीपों का जनघनत्व वितरण देखा। तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका आया? एशिया का, जहाँ पर 116 व्यक्ति पर किलोमीटर पर रहते हैं। कह सकते हैं कि एशिया का जनघनत्व कितना हो गया? 116। फिर यूरोप का आया 32, फिर अफ्रीका का 27, फिर अमेरिका का 16 और दक्षिणी अमेरिका का 20। फिर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो 16 बता ही दिया, फिर दक्षिण अमेरिका का 20 और सबसे कम किसका आता है? तो ओशनिया का। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप कौन सा हो गया? एशिया। और सबसे कम जनघनत्व वाला कौन सा हो गया? ओशनिया महाद्वीप, यानी ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाला क्षेत्र। तो ये हमने महाद्वीप का जनघनत्व वितरण देख लिया। अब हम कुछ देशों की चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपकी एक सूची दे रखी है जिसमें बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा है। तो अगर देश में हम बात करें कि सर्वाधिक जनघनत्व कौन से देश का है, तो वह है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में प्रति किलोमीटर पर 1088 लोग रहते हैं, जो विश्व में सर्वाधिक हैं। अब
अगर हम इसी क्रम में अगर भारत की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको भारत का याद रखना है। जो भारत का है वह 5वें नंबर पे 388 है। तो मेरे हिसाब से ये आंकड़ा 382 का है। तो भारत का जो जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार तो वह कितना है, 382 है। और यहाँ पर कितना देर का है, 388। तो आप दोनों को याद रखें। आगे इस किताब में जब हम भारत के जनघनत्व की चर्चा करेंगे पार्ट ब में, तो उसमें 382 ही दे रखा है। अब तो विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व किस देश का है, वह है बांग्लादेश का। और भारत का भी हमें याद रखना है, भारत का है 382। अर्थात कह सकते हैं भारत में प्रति किलोमीटर पे 382 लोग रहते हैं। और सबसे कम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का है, वहाँ पे मात्र 0.3। कहने का तात्पर्य है वहाँ पे 1 किलोमीटर में 3 व्यक्ति रहते हैं, जो सबसे कम है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो संपूर्ण एक देश में ही गिना जाता है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ तथ्य पढ़े कि जो जनसंख्या वितरण है, मतलब जनघनत्व वितरण है, वो हमने पूरे विश्व का देखा, 47 था। फिर हमने प्रत्येक महाद्वीप का देखा, फिर उसके बाद वो देश भी देखा जिसका जनघनत्व सबसे ज़्यादा था, बांग्लादेश। और फिर उसके बाद भारत का, फिर ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे कम है। अब हम चर्चा करते हैं कि जनघनत्व के वितरण की बात करें तो कुछ तथ्य ये भी ध्यान में रखना है कि विश्व के कुछ स्थान तो ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा सघन बसे होने के कारण वहाँ पे जनघनत्व बहुत ज़्यादा आता है, और जहाँ पे जनसंख्या विरल है वहाँ का जनघनत्व कम आता है। तो एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि एक और सहारा है, ग्रीनलैंड है, साइबेरिया, मंगोलिया। यहाँ पर एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व मिलता है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर में एक ही व्यक्ति निवास करता है। उधर अगर हम देखें तो दूसरी ओर सिंगापुर की बात करें तो यहाँ पर प्रति किलोमीटर पर 7,797 वर्ग किलोमीटर इसका जनघनत्व, यानी 1 किलोमीटर पे 7,797 व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये जिस तरह जनसंख्या में असमानता थी, वैसे ही जनसंख्या वितरण में असमानता थी, वैसे ही जनघनत्व की बात करें उसमें भी असमानता मिलती है। कुछ देश ऐसे मिलते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति ही 1 किलोमीटर में रहता है, अर्थात उसका 1 किलोमीटर के मतलब एक व्यक्ति जनघनत्व रहता है। और कहीं ऐसा भी मिलता है सिंगापुर जैसा, जहाँ पर 7,797 व्यक्ति पर किलोमीटर के हिसाब से निवास करते हैं। तो ये असमानता हमने जनघनत्व में भी देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, इनको ध्यान से वितरण की जो है असमानता है, इन तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं तो हम बात करेंगे कि जिस तरह जनसंख्या के हिसाब से हमने विश्व को देखा था, वैसे ही जनघनत्व के हिसाब से हमने विश्व के कुछ भाग बांटे हैं, जो इस प्रकार है, आपके सामने है कि जनसंख्या के हिसाब से हमारा एक अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, दूसरे नंबर पर सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, कम जनघनत्व वाले क्षेत्र और प्राय जनविहीन क्षेत्र। यानी कुछ पूरी दुनिया में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर मनुष्य तक नहीं रहते, यानी उनको जनविहीन कहते हैं। तो इनकी चर्चा करते हैं। अब इसमें अत्यधिक यहाँ गलती से जनसंख्या वाला ना होकर यहाँ पे आप जनघनत्व कर दें, जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो ये वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 250 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। यानी अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में उन्हीं क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा जहाँ पर 250 व्यक्ति पर किलोमीटर पर रहते होंगे। तो ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत किन को रखा जाएगा? तो ऐसे क्षेत्र पूरे विश्व में 3 ही है।
एक एक तो इसके अंतर्गत है पूर्वी दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, फिर दूसरा है पश्चिमी मध्य यूरोप, और फिर तीसरा है पूर्वी उत्तरी अमेरिका। विश्व में ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनघनत्व अत्यधिक है, यानी 250 से अधिक है। और इनका भी कारण है कि यहाँ पे जनघनत्व इतना क्यों मिलता है, इनको भी ध्यान में रखना है कि इन प्रदेशों में स्वास्थ्यप्रद जलवायु, समतल मैदानी भूभाग, उपजाऊ मृदा, जल खनिज संपदा, औद्योगिक विकास, परिवहन आदि की काफ़ी यहाँ पे अनुकूल दशाएं होती है, इसलिए यहाँ पर जनघनत्व उच्च पाया जाता है। देखो ये स्वाभाविक बात है, लोगों को जहाँ सुविधा रहेगी लोग वहाँ ज़्यादा बसेंगे। तो वो सुविधा में यही देखते हैं कि वहाँ रोज़गार है, खनिज है तो वहाँ रोज़गार होगा, जल है तो वहाँ जल की पूर्ति आसानी से हो जाएगी, मृदा उपजाऊ होगी तो कृषि में सहायक रहेगी, जलवायु स्वास्थ्यप्रद रहेगी तो वहाँ रहने में उनको आसानी से वो रह सकेंगे। तो ये चीज़ें वहाँ पे ये सब दशाएं उनके अनुकूल है, इसलिए ये क्षेत्र सबसे सघन बसे हुए हैं, अर्थात यहाँ का जनघनत्व 250 से ऊपर है। अब हम चर्चा करते हैं अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र जो होते हैं, जहाँ पे इसमें उन्हीं क्षेत्रों को शामिल किया जाता है कि 100 से 250 के बीच जहाँ लोग निवास करते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसको अत्यधिक मतलब अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में रखा जाता है। यानी 250 से ऊपर जाता है तो वो किसमें आ जाता है, अत्यधिक में, और 100 से 250 तक रहता है वो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आता है। यहाँ इनमें इसकी भी कुछ विशेषता आती है कि ये वो क्षेत्र हैं जो सीमांत भागों के मध्य जनगत क्षेत्र विस्तृत है, जैसे दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी यूरोप, मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का तटवर्तीय भाग, अफ्रीका का तटवर्तीय भाग, इधर से दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग, फिर उत्तरी पश्चिमी चीन, मध्यवर्ती भारत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आदि इस वर्ग में आते हैं। ये विश्व के वो क्षेत्र हैं जहाँ अधिक घनत्व वाले क्षेत्र, जहाँ 250 से 100 के बीच में लोग रहते हैं। एक बार फिर देखना ये विश्व के कौन से क्षेत्र हैं। दक्षिण, देखो ये एक इसमें बताया गया है कि यूरोप है, तो यूरोप का जैसे मान लो ये यूरोप है, तो इसमें यूरोप का जैसे ये तो उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। ये अब इसमें यूरोप महाद्वीपी दे रखा है, तो यूरोप का कौन कौन सा आएगा, एक तो दक्षिणी यूरोप ये दे रखा, फिर एक आएगा दक्षिण पूर्वी, यानी ये बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा ना तो दक्षिण है ना पूर्व है, तो इसको दक्षिण पूर्वी हिस्सा कहेंगे। एक पूर्वी, पूरा पूर्वी यूरोप आएगा। फिर अब ऐसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो मध्य, यानी जो बीचों बीच जो अमेरिका है, जैसे इसको हम अमेरिका मान के समझे तो ये बीच वाला अमेरिका का भाग। ऐसे दक्षिणी अमेरिका में हम बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका में ये तटवर्ती भाग, दक्षिणी अमेरिका, जैसे ये दक्षिणी अमेरिका है यहाँ पे। अब इस पे इसका आसपास सब समुद्र है, यानी महासागर से घिरा हुआ है, इसके आसपास पे ही यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। फिर अफ्रीका का भी यही तटवर्तीय भाग है। और फिर दक्षिण पूर्वी एशिया का जो दिया गया है, दक्षिणी पूर्वी भाग एशिया का आता है और आंतरिक भाग आता है, उत्तर पश्चिमी चीन आता है और मध्यवर्ती भारत और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल किए जाते हैं। अब जो तीसरा होगा वो सामान्य जनघनत्व वाला होगा, यानी अर्थात वहाँ पर 100 से 200 मतलब 10 से 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर लोग वालों को ही इसमें शामिल किया जाता है। यानी 10 से 100 के बीच में जो व्यक्ति रहते हैं उसको सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र में रखा जाता है। अब इसमें ये वो क्षेत्र है जो अस्थायी कृषि वाले हैं, पशुचारण, वानिकी यानी वन वाला क्षेत्र, मरुस्थल वाले यानी मरुस्थल के निकट ये क्षेत्र हैं
इनमें ये जनघनत्व पाया जाता है, अर्थात 10 से 100 के बीच में ही जनघनत्व पाया जाता है। तो इसमें एक तो अस्थायी कृषि, पशुचारण, वानिकी, मरुस्थलीय निकट वाले क्षेत्र, इसमें कम जनघनत्व पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्रों में इसको रखा जाता है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, इसे देखिए आप। एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तर दक्षिणी अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान इसमें सम्मिलित किया जाता है। यानी घास के मैदानों को कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान, सभी ऐसे इस सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र में सम्मिलित है। अब कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसमें और कम हो जाएगा। 1 से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले भूभाग को इसमें रखा जाता है, उसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें ये आएगा, विश्व के कौन से भाग आएंगे इसमें, ये ध्यान से देखें आप। जैसे अफ्रीका का सूडान वाला, लीबिया, मालागासी, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना, पेरू, इक्वेडोर, एशिया का पश्चिमी साइबेरिया, बोर्नियो, खाड़ी देश, सभी इस कम जनघनत्व वाले में आते हैं। यानी यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1 से 10 व्यक्ति रहते हैं। अब प्राय जनवहीन क्षेत्रों में ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या अत्यधिक कम पाई जाती है, यानी बिल्कुल जनवहीन होते हैं। जैसे इसमें विश्व के वे क्षेत्र जहाँ एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाए जाते हैं, यानी जहाँ 1 किलोमीटर पर एक व्यक्ति से भी कम व्यक्ति मिलेंगे उसको प्राय जनवहीन क्षेत्र ही कहेंगे। और इसमें 70% इसमें पृथ्वी स्थल भाग का 70% ही आप जानते हैं स्थल भाग, जिसमें इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। यानी विश्व का जो 70% स्थलीय भाग है वह जनवहीन क्षेत्र में आता है। जो लोगों के निवास करने के लिए अनुकूल दशा है वो 30% भूभाग पे है, तो 70% पृथ्वी का भाग है वो निर्जन प्राय है, जहाँ 1 किलोमीटर से भी एक व्यक्ति से भी कम रहते हैं। तो इसमें अति शीत प्रदेश या अति उष्ण प्रदेशों को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात ठंडे जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों इसमें हम रख सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा वह जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो बिल्कुल हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो जो जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने जनघनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में इनको हम बांट सकते हैं, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, फिर आर्थिक कारक के बाद दो में हम इनको बांट सकते हैं, भौतिक और आर्थिक कारक। फिर हम बांट सकते हैं इनको औद्योगिक कारक और फिर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। यानी कुल मिला के हम जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को 4 वर्गों में रख सकते हैं, भौतिक, आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो इनको एक एक करके चर्चा कर लें कि ये कारक ऐसे हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो भौतिक कारक में भी स्थिति आएगी, जो हमने उसमें विश्वव्यापी में पढ़ा था। स्थिति यानी जनसंख्या वितरण को उसकी जहाँ वो देश है कौन से अक्षांश पे स्थित है, कौन से देशांतर पे स्थित है, वो प्रभावित करता है। तो हमने जाना था कि उच्च अक्षांशों पे और निम्न अक्षांशों की अपेक्षा 20 से 60 के बीच में जनसंख्या निवास करती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंध में निवास करती है। ये वो ऐसा कटिबंध होता है, ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों में बसने को वरीयता देते हैं, यानी मैदानी भाग में ही रहते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के विकास में बाधक होती है, यानी समतल की अपेक्षा जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर परिवहन के साधन भी अपर्याप्त होते हैं। और जो कृषि कार्य, औद्योगिक कार्य होते हैं वो भी मैदानी भाग ही उपलब्ध कराते हैं, न कि पहाड़ी क्षेत्र। अतः लोग वहाँ की स्थिति को देखकर ही वहाँ पर निवास करते हैं।
आपने भी देखा होगा कि समतल मैदान विश्व में सघन बसे हुए हैं और पहाड़ी इलाके हैं, वन क्षेत्र है, ये विरल रहते हैं। तो फिर दूसरी वरीयता देते हैं जल की उपलब्धता। लोग वहीं रहना पसंद करेंगे जहाँ पे आसानी से जल उपलब्ध हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि विश्व में अगर जनसंख्या का बसाव देखते हैं तो ये सब कहाँ देखने को मिलता है, नदी घाटियों के आसपास, यानी जो मानव है नदियों के आसपास ही रहना पसंद करता है। फिर हम तीसरे नंबर पर देखें, इसमें भौतिक कारक में जलवायु अगर सुखद होगी तो लोग अपने आप वहाँ रहना पसंद करेंगे। यानी जलवायु न तो अति ठंडी होनी चाहिए और न ही गर्म, यानी यानी मीडियम साइज की जलवायु में लोग रहना पसंद करते हैं। इसको एक बार हम रीडिंग कर लेते हैं कि अति उष्ण तथा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। यानी वही बात है कि ठंडी, न तो ज़्यादा ठंडी और न ज़्यादा गर्म। अधिक वर्षा तथा विषम जलवायु क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। जहाँ अत्यधिक वर्षा होती हो और एक वो क्षेत्र होते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती हो, वहाँ भी लोग नहीं रहेंगे। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण प्रारंभिक काल से ही सघन बसा हुआ है। यानी जो भूमध्य सागर के आसपास की जलवायु है वो कैसी है, न वो सुखद है, यानी न तो वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, न ज़्यादा ठंड पड़ती है, न ज़्यादा बारिश होती है, न बिल्कुल ही कम होती है, यानी सब मीडियम है, इसलिए वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। फिर बात करते हैं मृदा मतलब भौतिक कारक में अगला पॉइंट है मृदा कृषि के लिए प्रेरित करती है। तो मृदा कैसी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। तो उपजाऊ होगी तो कृषि कार्य वहाँ पर किए जाएंगे। और तो जहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ होती है वहाँ लोग कम बसते हैं, और जहाँ मृदा उपजाऊ होती है वहाँ लोग अधिक बसते हैं। तो ये हमने भौतिक कारक पढ़े, जिनमें हमने एक तो स्थिति के बारे में, जल की उपलब्धता, जलवायु और मृदा की चर्चा की। ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है। अब आर्थिक कारक की हम बात करते हैं तो आर्थिक कारक में सबसे पहले खनिज आता है। तो खनिज भी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी जहाँ खनिज होंगे वहाँ खनन कार्य होगा, और खनन कार्य होगा तो औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेगी तो उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार उपलब्ध कराती है। अतः अकुशल और कुशल श्रमिक, यानी सभी प्रकार के श्रमिकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और वहाँ जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। नगरीकरण, तीसरे की बात करें, नगर रोजगार के बेहतर अवसर और शैक्षिक व चिकित्सा सुविधा, परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। यानी गाँवों की अपेक्षा नगरों में जनघनत्व ज़्यादा देखने का एक ही कारण है कि वहाँ पे शैक्षिक, चिकित्सा, परिवहन, संचार आदि सुविधाएं गाँवों की ज़्यादा, मतलब गाँवों से अपेक्षा ज़्यादा रहती है। इसलिए लोग गाँव की ओर मतलब शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। ये होगी नगरीकरण। अब इसमें ही हम आर्थिक कारक में बात की। अब इसके बाद आर्थिक कारक के बाद औद्योगिक कारक भी इसी में हम सम्मिलित कर लेते हैं। तो औद्योगिक यानी औद्योगिकरण का मतलब है बड़े बड़े उद्योग, और इस जहाँ उद्योग होंगे वहाँ लोगों को रोजगार को बढ़ावा देते हैं, इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं। जैसे औद्योगिकरण बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं, दूसरे पौधे जैसे परिवहन, परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाने वाले भी होते हैं। यानी जहाँ लोगों की बसावट होगी वहाँ ये अन्य सेवाएं भी होती है, तो इन्हें भी ये रोजगार देता है। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। जापान देश है, इसका एक शहर है कोबे ओसाका, वहाँ पर अधिक उद्योग होने के कारण वो सबसे सघन बसा हुआ है। फिर हम सामाजिक और सांस्कृतिक कारक पढ़ें। कुछ स्थान धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक राजनीतिक अशांति होती है।
कहने का तात्पर्य है कि जो धार्मिक स्थल होते हैं या सांस्कृतिक महत्व के स्थल होते हैं, वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा मिलती है, और जहाँ सामाजिक अस्थिरता होती है या राजनीतिक अशांति होती है, वहाँ पर लोग उन स्थानों को छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे जो सीमाएं होती है देशों की, उन पे लोग कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ युद्ध की परिस्थितियाँ हमेशा बनी रहती है, इसलिए वो उनको खाली कर देते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, वहाँ पे लोग कम रहते हैं, तो स्थिति बनती है तो सरकार भी उनको वहाँ से प्रवासित करके सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा देती है। तो ये हमने पढ़ा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक: भौतिक कारक, आर्थिक कारक, औद्योगिक कारक, सामाजिक कारक। भौतिक कारक में आपको 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं: स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु और मृदा। फिर आर्थिक कारक में आपको 2 ध्यान में रखने हैं: खनिज, नगरीकरण। फिर आप तीसरे कारक को औद्योगिकरण, और चौथे कारक जो है सामाजिक व आर्थिक कारक। इस प्रकार हमने जनघनत्व वाला भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें जनसंख्या वृद्धि को हम लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।